कल एक रात गुजर चुकी थी। एक अपने मतलब के लिए बोला झूठ जाने कितने घाव ताजा कर गया था और कई नए जख्म दे गया था। आज सुबह जल्दी ही सत्यनारायण की कथा के बाद शेखर और मौली अपने घर के लिए निकलने वाले थे, जो पहले से ही तय थी कि सिर्फ घर घर के लोग ही शामिल होंगे। सब तैयारियां हो चुकी थी और पूरे परिवार के साथ शेखर और मौली पूजा में बैठे थे। बस हर कोई अपने परिवार में सुख शांति की ही प्रार्थना कर रहा था। पूजा अच्छे से संपन्न हो जाती है, सभी प्रसाद लेते हैं और उसके बाद साथ में नाश्ता कर अब मौली को विदा करने की तैयारी शुरू हो गई थी। भूमि जी खुद ही फल, मिठाई और कुछ तोहफे शेखर की गाड़ी में खुद रखवा रही थी। आज उन्होंने ना नकुल ना अधिराज किसी से कुछ नहीं कहा था। फिर कुछ देर सबके साथ बैठ अब शेखर भी दादा सा और अखिलेश जी से घर जाने की इजाजत मांगता है, तो अब दादी सा दोनों को तिलक कर उन्हें शगुन के लिफाफे और अपना आशीर्वाद देती हैं। तो फिर वो दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर नकुल, अनुष्का, अधिराज और खासकर मौली कियारा से मिल अब शेखर के साथ घर जाने के लिए निकल गई थी। पर आज भी वो भूमि जी की आंखों में आंसू दे गई थी। सभी वापस अंदर आते हैं तो अधिराज भूमि जी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो बिना कुछ कहे सीधा किचन की ओर चली जाती है। दादा साहब भी अपने कमरे की ओर चले गए थे, पर दादी सा उसके सिर पर हाथ फेर जल्दी ही सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा कह उसे परेशान ना होने के लिए कहती है। वहीं पूरे रास्ते शेखर भी चुप था। रात भर सो नहीं पाया था तो अब सिर्फ दुख रहा था उसका। आंखें जल रही थी, लेकिन बस अभी उसे अपने घर पहुंचना था, अपनी बहन को देखना था। मौली समझ रही थी कि वो परेशान है, तो वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, सब ठीक होगा शेखर, तुम्हारे इस तरह परेशान होने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी और तुम्हें इतना परेशान देख मैथिली को अच्छा लगेगा और इस तरह तो घर पर भी सबको पता चल जाएगा कि कोई बात हुई है। शेखर प्लीज डोंट टेक अ स्ट्रेस, आई एम विथ यू, सब ठीक होगा। जिस पर शेखर बस उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है, तो मौली भी उसका हाथ और कसकर पकड़ते हुए मुस्कुरा देती है। दोनों बस 10 मिनट में घर पहुंचने ही वाले थे, तो शेखर खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा देता है। दोनों घर पहुंच गए थे। शेखर घर की बेल बजाता है तो तृप्ति दरवाजा खोलती है, जिस पर शेखर को देखते ही वो खुश हो जाती है, तो शेखर उसे गले लगा अंदर की ओर लाते हुए कहता है, सब ठीक है ना यहाँ? मैथिली कैसी है? मूड कैसा है उसका? पता नहीं भाई, दी तो सुबह से ही घर पर ही नहीं है, शायद अकेडमी गई होंगी। वो कल रात मिलन भाई ने कहा था ना मिलने के लिए उन्हें, लेकिन भाई दी सुबह भी ज्यादा कुछ नहीं बोली और नाश्ते से पहले ही वो चली गई। तृप्ति ने इतना ही कहा था कि तभी भूषण जी भी बैल की आवाज सुन अपने कमरे से निकलते हैं, तो शेखर और मौली को देखते ही वो खुश हो गए थे और वो उन्हीं के पास आकर कहते हैं, शेखर, मौली, तुम तो शाम तक लौटने वाले थे, तो दिन में ही लौट आए। सब ठीक रहा ना वहां? पार्टी अच्छी रही और पूजा भी अच्छे से हो गई? तृप्ति और मैथिली भी काफी देर से लौटे थे, तो हमें लगा देर तक पार्टी चली तो तुम भी आराम से ही आओगे, पर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे वापस आ गए। इतना क्या भूषण जी दोनों को खुशी से अपने गले लगा लेते हैं, तो मौली अपने बैग से एक टिफिन निकाल भूषण जी को देते हुए कहती है, पापा ही मासा ने कथा का प्रसाद भेजा है सभी के लिए। तो भूषण जी प्रसाद मौली के हाथ से लेकर अपने माथे से लगा लेते हैं। पापा, माँ और बुआ नजर नहीं आ रहे? बेटा, सुधा और उपासना मार्केट तक गए हैं, उन्हें लगा कि तुम और शेखर शाम तक आओगे और मैथिली तो सुबह से ही एकेडमी गई हुई है, उसका भी कुछ पता नहीं था कि वो कब तक आएगी, तो दोनों खुद ही मार्केट चले गए। कल घर पर कथा के लिए कुछ पूजा का सामान कम था, तो बस वही लेकर आते होंगे अभी दोनों। पर तुम दोनों भी काफी थके हुए लग रहे हो, तो आराम करो तुम दोनों भी। तब तक तृप्ति दोनों के लिए पानी लाकर उन्हें देते हुए कहती है, आप दोनों कमरे में जाओ, मैं आप दोनों के लिए चाय कमरे में ही दे जाऊंगी। मैं तो चाय नहीं पीऊंगा,
मुझे तो नींद आ रही है, तो फ्रेश होकर सिर्फ सोऊंगा। तो तू सिर्फ मौली के लिए चाय बना दे। शेखर पानी पीकर ग्लास वापस तृप्ति की पकड़ी ट्रे में रखते हुए कहता है, ठीक है, आप दोनों जाओ, मैं भाभी की भी चाय कमरे में ही दे जाऊंगी। जिस पर अब मौली और शेखर दोनों अपने कमरे की ओर चले गए थे। भूषण जी भी अपने झूले पर जाकर बैठे ही थे कि तभी दोबारा दरवाजे पर बेल बजती है। जिस पर भूषण जी दरवाजा खोलने के लिए उठने लगते हैं तो किचन की ओर जाती तृप्ति उन्हें रोकते हुए खुद दरवाजा खोलने जाने लगती है। उन्हें लगा था कि शायद सुधा जी और उपासना जी लौट आए हैं, पर तृप्ति अपने हाथ में पकड़ी ट्रे साइड टेबल पर रख जल्दी से दरवाजा खोलती है तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसे तृप्ति नहीं जानती थी, लेकिन वो उसे देखते हुए पूछता है, ये मैथिली महेश्वरी का घर है? तो मैथिली का नाम सुन तृप्ति हैरानी से ही उसे देखते हुए जवाब देती है, जी ये उनका ही घर है, लेकिन आप कौन और आप मैथिली महेश्वरी को क्यों पूछ रहे हैं? वो मैम, मैं उनके कॉलेज से हूँ, ये लेटर देना है उन्हें, तो क्या ये आप उन तक पहुंचा देंगी? वो आदमी एक लेटर तृप्ति को देते हुए कहता है तो तृप्ति वो ले लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज संडे था और आज मैथिली के कॉलेज से कोई लेटर देने आया। पर वो लेटर लेकर दरवाजा बंद कर अंदर आ जाती है तो भूषण जी उससे कहते हैं, कौन था तृप्ति? वो मामा जी, दी के कॉलेज से कोई लेटर आया है, मैं दी के कमरे में रख देती हूँ, अगर कुछ जरूरी हुआ और ये इधर उधर हो गया तो मुझे ही सबसे ज्यादा डांट पड़ेगी, क्योंकि मैंने ही ये रिसीव किया है, तो मैं पहले ये दी के कमरे में रख आती हूँ। ठीक है, तू अच्छे से रखा, वरना अगर कुछ जरूरी हुआ और उसे नहीं मिला तो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। भूषण जी हंसते हुए कहते हैं तो तृप्ति भी हंसते हुए पहले मैथिली के कमरे की ओर चली जाती है। वहीं मैथिली एकेडमी में मिलन के साथ बैठी थी। वो उसे जो कल हुआ, जिस तरह हुआ, सब बता चुकी थी, लेकिन जैक के वापस लौट आने की बात सुन मिलन मानो जैसे सुन्न सा हो गया था। 3 साल पहले घटा एक एक पल, एक एक वाक्या उसकी आंखों के सामने घूम गया था, जो उसकी भी आंखों में आंसू ले आया था। कि तभी मैथिली का फोन बजने लगता है। मैथिली फोन उठाकर देखती है तो फोन तृप्ति का था, जिसे देख वो फोन उठाते हुए कहती है, हाँ तृप्ति बोल। तो तृप्ति मैथिली के कॉलेज से आया लेटर अपने हाथ में पकड़े थोड़ा असमंजस के साथ कहती है, दी वो ना अभी एक आदमी घर आया था, आपके कॉलेज का एक लेटर देकर गया है। वो कह रहा था कि कॉलेज से आया है, पर आज तो संडे है, कॉलेज तो बंद होगा, तो ये लेटर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सोचा आपको फोन करके बताऊं कि कहीं ये कल जो हुआ उसके बाद का कोई आउटकम तो नहीं है, क्योंकि संडे को अचानक लेटर आना कुछ अजीब नहीं है। तृप्ति की बात सुन मैथिली को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है, तो वो तृप्ति से उसे खोलने और पढ़कर उसे बताने के लिए कहती है कि क्या लिखा है उसमें। तो तृप्ति वो लेटर खोल लेती है और उसे पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे थे, हाथ कांप रहे थे उसके और आंखों से आंसू गिरने लगे थे। पर जब काफी देर तक तृप्ति कुछ बोलती नहीं तो मैथिली उससे कहती है, तृप्ति क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू, क्या लिखा है उसमें? जिस पर तृप्ति कांपती आवाज में कहती है, दी ये आपके कॉलेज से जो लेटर आया है इसमें लिखा है कि आपको कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया गया है, क्योंकि आपने कॉलेज की डीन और एमडी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके लिए उन्होंने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है और आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर दी, ऐसा क्यों किया उन्होंने? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी तृप्ति बहुत डर गई थी ये पढ़कर। चौंक तो मैथिली भी गई थी, पर मैथिली उसे समझाते हुए कहती है, तृप्ति देख, प्लीज शांत हो जा, तो इस तरह हाइपर हो जाएगी तो ये बात घर पर सबको पता चल जाएगी, पापा को भी पता चल जाएगी, तो तू जानती है उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तू क्या चाहती है कि पापा को सब पता चले और पापा की तबीयत खराब हो जाए, सुधा माँ और बुआ परेशान हो जाए,
देख, कल वैसे ही बहुत कुछ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और अगर आज ये लेटर की बात पापा को पता चल गई तो कल के बारे में भी सब बताना पड़ जाएगा। तो तुझे अच्छा लगेगा? अगर दो परिवारों के बीच दरार आ जाएगी तो भाई भाभी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं, उनकी शादी सफ़र करेगी इससे। तू चाहती है ऐसा हो? नहीं ना? तो देख, मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ। मेरे आने तक तू बिल्कुल शांत रहेगी। तुझे मेरी चिंता है ना? कुछ नहीं होगा मुझे। विश्वास करती है ना अपनी दी पर? तो बस आंसू पोंछ और बिल्कुल शांत हो जा। सब ठीक हो जाएगा, मैं घर आ रही हूँ। जिस पर तृप्ति अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, पर आपको कुछ नहीं होगा ना दी? अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा तृप्ति, मैं घर आकर तुझसे बात करती हूँ। बस तब तक ये लेटर मेरे कमरे में अलमारी के अंदर छुपा दे। मैं बस पहुँच रही हूँ। इतना क्या मैथिली? जल्दी जल्दी अपना फ़ोन बैग में रख। अपना बैग उठा, वहाँ से निकलने लगती है तो मिलन उसको रोकते हुए कहता है, क्या हुआ मैथिली? क्या कहा तृप्ति ने? सब ठीक है ना? जय राजपूत फिर से हमारी जिंदगी में दस्तक दे चुका है, तो हमारा सुख चैन छीनने की शुरुआत कर दी है उसने। टर्मिनेशन लेटर भेजा है घर पर, वो तो अच्छा था, पर साथ में कल जो हुआ उसके लिए पुलिस कंप्लेन की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है हमारे भूतपूर्व दोस्त ने। लेकिन इस बार मैं उसे जीतने तो नहीं दूंगी, फिर चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह मर्डर का ही चार्ज क्यों न लग जाए। इतना कह मैथिली गुस्से से वहां से बाहर निकल जाती है। मिलन भी उसे आवाज लगाकर रोकने के लिए बाहर आता है, पर तब तक मैथिली अपनी गाड़ी में बैठ गई थी और फिर वो तेजी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है कि तभी वह वंदना भी पहुंच गई थी, जिसने मैथिली की गाड़ी को जाते देख लिया था। और मिलन भी बाहर ही खड़ा था, तो वो अपनी गाड़ी पार्क कर मिलन के ही पास आकर कहती है, मिलन, ये मैथिली इतनी जल्दी में कहाँ निकल गई? ये तो आज यहाँ रुकने वाली थी ना? पर वंदना को देखते ही मिलन की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे थे और वो झटके से वंदना को गले लगाते हुए कहता है, वंदना, जय फिर लौट आया है और उसने आते ही फिर से हमारा सुख चैन छीनना शुरू कर दिया है। अब मुझ में हिम्मत नहीं है फिर वही सब सहने की जो 3 साल पहले हुआ। उस बार उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। इस बार वो मैथिली के पीछे पड़ गया है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है वो वंदना। लेकिन वंदना तो सिर्फ जय का नाम सुन ही सुन्न हो गई थी। अभी तो उसने अपनी खुशहाल जिंदगी के सपने देखने शुरू किए थे और अभी फिर वो नाम सामने आ गया था जिसने उसकी सारी खुशियां तबाह कर दी थी। और इस बार ना जाने क्या क्या तबाह करने वाला था। ये सोच ही वंदना को अंदर तक कपा गई थी। वो अब फिर से मिलन से दूर नहीं हो सकती थी और ये डर उसके कसकर मिलन को गले लगाने से जाहिर हो रहा था।